जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे 23 जुलाई के विजन आईएएस न्यूज़ को। इस पीडीएफ का क्रेडिट जाता है विजन आईएएस को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी डेटा सेंटर के रिलेटेड। तो कोई भी आईटी कंपनी होती है, वेदर इट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबके एक डेटा सेंटर होते हैं। ठीक है, कि उनका डेटा कहाँ पे स्टोर होता रहेगा, वो है डेटा सेंटर। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन हम देख लें तो यहाँ पे लिखी गई है कि डेडिकेटेड सिक्योर स्पेस, मतलब जगह जहाँ पे डेटा को कंप्यूट नेटवर्किंग इक्विपमेंट कॉन्सेंट्रेट किया जाता है फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और अलाउिंग एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इंग्लिश में अच्छा खासा है, बट इन शॉर्ट जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, जो भी वो जगह है वो है डेटा सेंटर। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगह पे डेटा सेंटर्स हैं। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पूना, बहुत सारी जगह पे। चलिए, न्यूज़ क्या थी? तो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने यही बोला था कि भाई अगर इंडिया को और एम्पावर होना है और अच्छा बनना है तो हमारे डेटा सेंटर को और बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स इट। डेटा सेंटर का सिग्निफिकेंस क्या है भाई? तो डिजिटल रिवॉल्यूशन में अगर इंडिया को आना है तो बहुत ही हमें काम आने वाला है। आगे गवर्नमेंट सर्विसेज हमें बहुत अच्छी देनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, तो अगेन हमें डेटा सेंटर काम आएगा। रिमोट एरिया तक पहुंचाने में भी डेटा सेंटर काम आएगा, और स्टार्टअप को भी इनोवेशन के लिए डेटा सेंटर की आवश्यकता होगी ही होगी। ऊपर से एक रिपोर्ट भी है कि 2028 तक हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करने वाले देश हो जाएंगे। अभी भी हम काफ़ी हाई पे हैं, बट 2028 तक फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। इवन यूएस, यूरोप सबसे आगे होंगे। दूसरा क्या है, अभी हम एडवांस कर रहे हैं एआई में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो हमें ज़रूरत है कि हमारे पास डेटा सेंटर हो, साथ ही साथ डेटा का लोकलाइजेशन हो। मतलब कि समझ लीजिए कि मैं रहता हूँ गुजरात में और अहमदाबाद में समझ लीजिए मेरा घर है, और मेरा अगर डेटा सेंटर भी अहमदाबाद में ही होगा तो उसका मतलब है डेटा लोकलाइजेशन हो गया, या फिर गुजरात में होगा तो डेटा लोकलाइजेशन हो गया। अभी के लिए क्या होता है कि कोई कोई जो बड़ी कंपनीज होती है उसका डेटा विदेशों में होता है। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब का शायद हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, शायद, मुझे याद नहीं, उधर उसका डेटा सेंटर है। इससे पहले उसका डेटा सेंटर डायरेक्ट यूएस में था, तो वो दिक्कत होती थी। या फिर सिंगापुर में थे काफ़ी सारे डेटा के, तो वो लोकलाइज नहीं था, हमारा डेटा बाहर रहता था। तो हमें चाहिए कि हमारा डेटा लोकलाइज रहे। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं भाई? तो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ मेगा सिटीज़ में ही। जैसे मैंने भी कोई जो नाम ली वो सब मेगा सिटीज़ है। ऐसा आपको नहीं मिला कि भाई छोटी सिटीज़ में कोई डेटा सेंटर बन गया। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने पड़ेगा, लैंड को इक्विजेशन करना पड़ेगा, इट इज़ हार्ड। फिर हायर ऑपरेशनल कॉस्ट है और एक्सपेंस भी लगता है इसको, डेफिनेटली, ये सबको हमें पता है। तो ये चैलेंज है भाई डेटा सेंटर के। और सिर्फ इतने ही नहीं, आप अगर आईटी सेक्टर के भी चैलेंजेस लिखते हो तो आप यही चैलेंजेस लिख सकते हो आईटी सेक्टर में। ठीक है, कि आईटी सेक्टर कुछ ही स्टेट्स के मेन सिटीज़, मेगा सिटीज़ में है, उसके फ्रेमवर्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत हाई है। सेम टू सेम जाएंगे क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट जैसा है। रिकमेंडेशंस हमारी क्या क्या है? तो हमें रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस और अच्छा कर देना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज़ हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, और डेटा सेंटर इकोसिस्टम हमें टीयर 2 सिटीज़ में भी बना देना चाहिए। ओके, इंडिया ने क्या तो किया ही नहीं है कुछ? डेफिनेटली किया है। हम डिजिटल इंडिया लेके आए हैं। हमारा मेन मकसद यही कि ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, हम इंटरनेट कनेक्टिविटी बना दें, डिजिटल इंडिया मिशन। फिर हम एक ड्राफ्ट है, अभी तक वो बना कुछ नहीं है, ड्राफ्ट ही है, डेटा सेंटर पॉलिसी, जिसमें भी हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे हम डोमेस्टिक डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा सेंटर्स कैसे बनाएंगे। अदर्स में हमने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बना दिया है, अगेन ये डेटा सेंटर की ही बात करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया, मतलब बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया है, YOTA-D1। ये कहाँ पे है? तो ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये जब तक मुझे याद है 2022 या 2023 में बना है, क्योंकि 23 की प्रीलिम्स के टाइम पे मैं इसको पढ़ता था। YOTA-D1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ओके, फिर स्टेट पॉलिसीज़ भी कुछ कुछ आती है, स्टेट स्पेसिफिक। ठीक है, यही इतना ही काम का था। डेटा सेंटर भी बता दिया, साथ ही साथ ये सेम टू सेम आप यूज़ कर पाओगे आईटी के रिलेटेड इंडिया में क्या हो रहा है वहाँ पे। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं।
फिर इकोनॉमिक सर्वे की बात है, आज तो इवन बजट भी आ चुका है, पर इकोनॉमिक सर्वे पिछले दिन है, तो इकोनॉमिक सर्वे की बात है। इसमें बात की गई है मेंटल इश्यूज़ को लेके। सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन जान लेते हैं, कायदे से डेफिनेशन क्या है। तो भाई स्टेट ऑफ मेंटल वेल बीइंग अनेबल पीपल टू कप अप विथ स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, टू रियलाइज देयर एबिलिटीज, लर्न एंड वर्क वेल एंड कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी। मतलब भाई आप समझ गए हो कायदे से तो कि मेंटल हेल्थ वही स्टेट है जहाँ पे इंसान अपने ज़िंदगी का जो भी स्ट्रेस आ रहे हैं उसका सामना कर पाए, अपनी एबिलिटी को पहचान पाए और अपना काम कर पाए और सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ये मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है। ये जो आर्टिकल है वो मैं एथिक्स में काम आ सकता है, साथ ही साथ सोसाइटी के कोई टॉपिक में भी काम आ सकता है। ऊपर वाला तो ऑफकोर्स साइंस एंड टेक का है। चलिए इकोनॉमी में जा सकता है ऊपर वाला। मेंटल हेल्थ क्या है भाई, इंडिया का डेटा क्या है मेंटल हेल्थ के बारे में। तो इंडिया में जितने भी एडल्ट है उसमें से अराउंड 10% को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, और ट्रीटमेंट कितनों की होती है, तो रेयरली उसमें से 10% की होती है। तो मतलब 100 लोगों को अगर है तो उसमें से अराउंड 10% की ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि 70 to 92% नेग्लेक्ट करते हैं इस डिसऑर्डर को। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16। इसको आपको अपने नोट्स में डाल लेना है, ठीक है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आना हाई प्रोबेबल है, तो आप इसे डाल लोगे। साथ ही साथ अर्बन एरियाज़ में इसका रेट ज़्यादा है, और ग्लोबली बोला जाए तो एवरी 1 in 8 बंदा दिक्कत है मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है, ये बोलता है WHO। फैक्टर क्या क्या है भाई, पॉवर्टी, फाइनेंशियल कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो। अगर मम्मी पापा ऑलरेडी ऑफिस में है, आप घर पे अकेले हो, आप शेयर किससे करोगे अपनी बातें। हो सकता है आपके दोस्त भी इतने अच्छे ना हो, तो शेयरिंग अगर कम होगी तो डेफिनेटली आपके मेंटल हेल्थ ख़राब होगी ही होगी। सेम चीज़ होती है पेरेंट्स के साथ भी। आगे बढ़ते हैं, ये फैक्टर है। और भी फैक्टर आप खुद अपने दिमाग से भी सोच के बना सकते हो। लव इश्यूज़ बना दो, स्टडी प्रेशर बना दो, कुछ भी बना दो, आपको सब पता है, वो जनरली आप देखते हो। इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका, तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है। NCPCR की रिपोर्ट थी, वो खुद बोलती है कि भाई अगर चिल्ड्रन इससे ज़्यादातर श्वास मोड से कनेक्टेड रहते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन एबिलिटी कम हो जाती है। ये हमें देखा गया अराउंड 37 चिल्ड्रन में, ठीक है। ये NCPCR क्या है, तो NCPCR मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है डेफिनेटली, हेल्थ केयर कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, ऑलरेडी हम फिजिकली तो वल्नरेबल हैं ही हैं, साथ ही साथ मेंटली भी हो जाए तो क्या ही बचेगा। सजेशन क्या क्या है मेंटल हेल्थ इशू को लेके, तो साइक्रेटिस्ट हमें बढ़ाने चाहिए। अभी हमारे पास 0.75 है पर लैख पॉपुलेशन, और WHO ने बोला है पर लैख पॉपुलेशन 3 तो होने ही चाहिए। फिर हमने बॉटम अप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि सबसे आखिरी में जो लोग हैं सबसे पहले उन्हें ट्रीट किया जाए, फिर ऊपर वाले स्तर को ट्रीट किया जाए, क्योंकि ऊपर वाले स्तर ज़्यादातर कैपेबल होते हैं अपने आप को ट्रीट करने के लिए। ओके, ये पूरा का पूरा हमारा आंसर हो गया। एक चीज़ बाकी रही, इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं। तो इनिशिएटिव है टेलीमानस, ऑनलाइन आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। इस टेलीमानस पे आपको डेफिनेटली अच्छी अच्छी जो उसके बाद उधर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इन सब बातों में, तो आपको उनसे बात करके अच्छा लगेगा। फिर मनोदर्पण है, ये कोविड के टाइम पे लॉन्च हुआ था, अभी भी काम कर रहा है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए था। फिर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। आगे ग्लोबली अडॉप्शन फॉर पैरो डिक्लेरेशन एंड मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम। साथ ही साथ एक्स्ट्रा में है कि हम 10 अक्टूबर को, यहाँ पे मैंने लिखा है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। और पर्टिकुलरली इंडिया में हम बात करें, मई मंथ को हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इधर लिख लेना कि इंडिया के रिलेटेड हम बात करें तो मई मंथ हम मनाते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, और ग्लोबली हम बात करें तो मेंटल हेल्थ डे हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को। ये पूरा का पूरा आंसर है, इसको आप कॉपी कर लेना। ऊपर से ये कौन बोल रहा है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट कर रहा है, तो अगर कुछ भी याद नहीं होगा और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे लिख के आ जाओगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। आगे फाओ की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड फॉरेस्ट को लेके 2024 की। सबसे पहले क्या बोला है, तो डिफॉरेस्टेशन का जो रेट होता है वो डिक्लाइन हुआ है, मतलब जंगल जितने हम काट रहे हैं
वो डिक्लाइन हुआ है उसका रेट। पहले समझ लीजिए हम 100 पर हर दिन 100 जंगल काट देते थे, अभी हम हर दिन 90 जंगल काट रहे हैं, रेट डिक्लाइन हुआ है। कैसा डिक्लाइन हुआ है? तो पहले 10.2 मिलियन हेक्टर हम काटते थे, सॉरी अभी हम 10.2 काट रहे हैं, पहले हम 15.8 काटते थे। उसका डेटा, सॉरी डेटा नहीं, उसका ईयर क्या है तो 1990 2000 पे, और ये डेटा है जो न्यू है वो है 2015 से 20 के रिलेटेड। इंडिया का रैंक क्या आता है? तो इंडिया थर्ड आता है कि हमारा अफॉरेस्टेशन हो रहा है, नेट गेन हो रहा है। ठीक है, हम जितना काट रहे हैं उससे ज़्यादा उगा रहे हैं। ओके, एवरेज एनुअल नेट गेन हो रहा है हमारा, उसमें हम थर्ड आते हैं पूरे वर्ल्ड में। साथ ही साथ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं वो इंडिया में 275 मिलियन पीपल को लिवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टिम्बर मतलब वुड, लकड़ी जो हमारे काम आती है फर्नीचर बनाने में, और इसमें जो लकड़ी का हिस्सा नहीं होगा, ऐसा जो कोई भी हमारा फ्लोरल डाइवर्सिटी है उसको हम नॉन टिम्बर बोलेंगे। ठीक है, जिससे लकड़ी नहीं मिल सकती है। ओके, बस इसमें एक कैच है, आप ध्यान दोगे कि बैम्बू जो होता है उससे लकड़ी मिलती है, उससे टिम्बर मिलता है, बट हमने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसी के चलते जो ट्राइबल लोग होते हैं उसमें और गवर्नमेंट में टसल होती थी, क्योंकि ट्राइबल को बैम्बू चाहिए होता है, और हमारे लॉ के अकॉर्डिंग आप टिम्बर ले नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ये चेंज कर दिया कि भाई बैम्बू अब से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, आप उसको यूज़ कर लो, चलेगा। ठीक है, ये आप याद रखोगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसके अंदर बैम्बू जो है वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो टिम्बर फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, आगे नीड क्या है फॉरेस्ट सेक्टर में इनोवेशन करने की? तो भाई डेफिनेटली वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, पेस्ट अटैक हो रहे हैं। वाइल्ड फायर्स में ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लो, ब्राज़ील का एग्जांपल ले लो, पेस्ट अटैक में पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो। शिफ्ट टूवर्ड्स बायो इकोनॉमी, कि हम जा रहे हैं ना कि ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी हम करें, कम से कम हम जंगल काटें, ये सब हम कर रहे हैं। साथ ही साथ नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसमें हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। ठीक है, नॉन वुड मतलब जहाँ पे लकड़ी नहीं आती है, जैसे कि फिश हाईली न्यूट्रिएंट रिच है तो आप उसको डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये इनोवेशन इसलिए हमें ज़रूरत है। हमें हमने क्या अब तक फाइव टाइप्स ऑफ इनोवेशन इनहेंसिंग पोटेंशियल फॉरेस्ट्रीज एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्या क्या इनोवेशन किए गए हैं? तो जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हमने रिमोट सेंसिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग रख दिए हैं, जैसे कि नासा ईसा अपना लैंडसेट का प्रोवाइड करता है, हमारा भी है अपना निसार। ठीक है, काम चालू है। फिर सोशल पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल, हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना दिया है, जिसके अंदर हमने मैंडेट रखा है कि 1/3 फीमेल होंगी, ताकि अच्छे से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाए। ऑफकोर्स मेल भी अच्छे से ही करते हैं, बट वुमन का रिप्रेजेंटेशन होता है तो इमोशनल टच आ जाता है कोई भी प्रोग्राम में। ठीक है, इसीलिए आपको दिखेगा कि जो हमारा चिपको मूवमेंट था उसमें भी मेजोरिटी में वुमेन थी, ना ही मेल। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हम दे रहे हैं, जैसे एक इनोवेशन किया है सॉफ्ट कमोडिटी रिस्क प्लेटफॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट की वैल्यू है उसको इन्हेंस कर दो, अच्छी कर दो, ताकि और अच्छे से हम काम कर पाए। नॉर्मल है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बैरियर्स क्या क्या आते हैं फॉरेस्ट सेक्टर में इनोवेशन के लिए? सबसे पहले तो कल्चर है नहीं कि आप फॉरेस्ट रिलेटेड कोई इनोवेशन करो। फिर कैपिटल लिमिटेशंस होती है ह्यूमन की, डेफिनेटली पैसा नहीं है भाई, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल। आगे बढ़ते हैं तो लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट है, डेफिनेटली वी नो दैट। रिकमेंडेशंस क्या है स्केल अप करने के लिए? तो भाई रिकॉग्नाइज करो और रिवॉर्ड दो इनोवेशन को, स्किल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफ़र करो, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दो। देखो हमेशा जो जो चैलेंजेस आप लिखते हो कोई भी आंसर में, उसी को रिकमेंडेशन में लिखो कि हमें क्या करना है, क्योंकि जो चैलेंज है उसी को हमें एड्रेस करना है ना, तो वही लिखेंगे। जैसे इन्होंने बोला था कि इनोवेशन नहीं है तो इनोवेशन करो, बोला था पॉलिसी सपोर्ट नहीं है तो भाई पॉलिसी अच्छी करो, नॉलेज ट्रांसफ़र करो, स्किल कैपेबिलिटी करो, और बोला था लिमिटेशंस है हमारे कैपिटल में तो फाइनेंशियल रिसोर्स दो। हो गया ये सेम टू सेम आपका। उधर सोचने का क्योंकि वक्त नहीं होता है हमारे पास, 7 मिनट में आंसर लिखना होता है, उधर सोचने में रहे तो हो गया काम, जल्दी लिखना है।
और जो ऊपर सोचा वही नीचे लिख दो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारी नोवा के रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी ट्रिकी भी है। सबसे पहले नोवा क्या है वो मैं बता देता हूँ। नोवा है हमारी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करने की एक एक्सपेरिमेंट जो कि यूएस में होता है। ओके, अभी सबसे पहले न्यूट्रिनो क्या है। देखो इससे इतना आपको आइडिया नहीं आएगा, मैं आपको ना दूसरी पीडीएफ पे लेके जाता हूँ। मैगजीन्स मार्च, ओके देखिए ये है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। फिजिक्स होता है वैसे ही पार्टिकल फिजिक्स होता है कि जितने भी वर्ल्ड में पार्टिकल हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। उसको हम मेजरली 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये ग्रुप डिवीजन है, ठीक है। एक सेकंड में इसको भी थोड़ा लिख राइटिंग में डाल दूँ। ये देखो ग्रुप पढ़ रहे हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे कॉर्क्स, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे लेप्टन्स। यहाँ पे देखो बताया हुआ है, ये है कॉर्क्स और ये है लेप्टन्स, ठीक है। ओके, इसका मेन क्या है, जो पार्टिकल फिजिक्स है उसमें मेन हमने 3 पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे। एक है फोटॉन्स, एक है बॉसॉन, ये भी बॉसॉन ही है, और एक है ग्लूऑन। इसमें से जो हमारा नीचे आता है यहाँ पे बॉसॉन, जेड बॉसॉन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जेड बॉसॉन, उसमें 3 पार्ट पड़ते हैं। तीनों न्यूट्रिनो ही है, न्यूट्रिनो 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 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें है एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, दूसरा म्यूऑन न्यूट्रिनो और दूसरा ताउ न्यूट्रिनो। यही 3 पार्ट होते हैं नीचे। यहाँ पे ही देखो यही होगा, ताउ म्यूऑन इलेक्ट्रॉन, तो ताउ म्यूऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बस इसमें है न्यूट्रिनो, दैट्स इट। अब ये न्यूट्रिनो क्या है उसके विषय में हमें उधर पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो ये आपको अगर जानना है ये क्या होता है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, तो मुझे बस बता देना, हम आपको बता देंगे एक वीडियो अलग से बना के। पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ये आपकी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और छोटा सा बता दूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसके अंदर होता है, तो फोटॉन्स के अंदर होता है। ये रहा फोटॉन्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ पे होती है, ज़्यादा फोर्स एटॉमिक न्यूक्लियाई जहाँ पे बाइंड होते हैं वो होता है ग्लूऑन में। और वीक फोर्स कहाँ पे होती है, जो कमज़ोर फोर्स है वो होता है बॉसॉन में, जो ये नीचे वाले हैं 2, ठीक है, डब्ल्यू और जेड। और डब्ल्यू वाले में ताउ म्यूऑन इलेक्ट्रॉन, जेड में सेम टू सेम ताउ म्यूऑन इलेक्ट्रॉन बट नीचे न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो, ठीक है। हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के बारे में, ठीक है। उसी की एक ऑब्जर्वेटरी है यूएस में जिसमें उस कुछ बात बोली है इस विषय में, ठीक है। अभी हिग्स बोसॉन क्या होता है, तो हिग्स बोसॉन अगर आपको जानना हो, ये अलग में ही बताऊँ क्योंकि वरना टॉपिक बिगड़ जाएगा। चलिए ये आ गए हम वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा सा बना दिया अगर आपको जानना हो तो। ये रहा अपना पे, ये हिग्स बोसॉन, ये फोटोन, ग्लूऑन, और ये बॉसॉन। बॉसॉन में हम जो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, 3 पार्ट है। ये वाले पार्ट को हम जान रहे हैं अभी। आगे क्या होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, सबसे पहले इन्होंने देखो बोल दिया न्यूट्रिनो कम इन 3 वैरायटी, म्यूऑन इलेक्ट्रॉन था वो तो हमने देख लिया, ठीक है। 2 लाइटर न्यूट्रिनो होते हैं और 1 हेवियर होता है, ऐसा रिजल्ट ने बोला कि जो 2 3 है हमारे, 3 में से 2 होते हैं वो लाइट होते हैं और 1 होता है हैवी। ओके बकवास। किन्होंने भाई हाइपोथेसिस दी थी, तो वॉल्फ्ग पॉली ने दी थी, ठीक है। नेचर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। हाँ अभी इस हम न्यूट्रिनो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो हमने देख लिया, ठीक है ना, सब एटॉमिक है। यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप में ये बनता हुआ है, आखिरी में बनता है, सब एटॉमिक है। इसके पास खुद का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है और बहुत ही स्मॉल मास है, क्योंकि हमने देखा था ना हैवी लाइट, स्मॉल मास है और खुद का इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ओके। जितने भी यूनिवर्स में पार्टिकल है उसमें से सेकंड मोस्ट अबंडेंट यही है, सबसे मोस्ट अबंडेंट है फोटोन, और उसके बाद इसका नंबर आता है। फोटोन कौन सा, तो यहाँ पे है फोटोन, ठीक है। आगे
डिटेक्ट कैसे हो सकता है? देखो, कोई भी पार्टिकल डिटेक्ट कब होगा? जब वो किसी के साथ इंटरैक्ट करेगा। अगर वो इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा है तो आपको उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए काफ़ी कम डिटेक्ट होता है, इसीलिए इसको घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि घोस्ट भी कभी कभी ही दिख सकता है और कभी कभी इंटरैक्ट होगा, इसलिए घोस्ट पार्टिकल। फिर आगे क्या होता है कि कोई न्यूट्रिनो का एक टाइप है वो दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। वन फ्लेवर मॉर्फ इनटू अदर वेराइटी। जिसका एग्जांपल क्या दे रहे हैं, जो सन से हमारे पास आता है वो होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, बट अर्थ तक पहुंचते पहुंचते वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में से म्यून न्यूट्रिनो या फिर टाउ न्यूट्रिनो बन जाता है। ओके, सोर्सेज क्या होते हैं इसके भाई? तो कोई भी ये प्रोड्यूस तब होता है जब कोई लेप्टन इसके साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है। प्रोड्यूस व्हेन पार्टिकल्स कॉल्ड लेप्टन इंटरेक्ट विथ मैटर। ओके, साथ ही साथ ये नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली तो हमने देखा भी, सन में भी होता है, जैसे कि बिग बैंग के टाइम पे हुआ था। और मैन मेड भी हो सकता है, जैसे हम कोई फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, सॉरी फिजन रिएक्शन करते हैं, उस वक्त हमें मिल जाए। अभी हम फ्यूजन भी करते हैं, फ्यूजन फिजन दोनों, ज़्यादातर तभी भी हमें मिल जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, ये पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट है, वन ऑफ द पार्टिकल है यूनिवर्स का, जो कि रेयरली इंटरेक्ट होता है। अगर प्रीलिम्स में आएगा तो यही आएगा कि इंटरेक्ट ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है, सबके साथ हो जाता है, नहीं होता है ये, ठीक है। इसीलिए इसका नाम घोस्ट पार्टिकल है। ओके, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदा मिलेगा, तो यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ वो हमें पता चल जाएगा, फ्यूचर में कैसे होने वाला है फ्यूचर वो हमें पता चलेगा। साथ ही साथ कम्युनिकेशन अच्छा हम कर सकते हैं फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रिनो बहुत कम पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका मतलब अगर उसके सिग्नल्स हमने कहीं भेजे तो ये बिना किसी को टच किए दूर तक जा पाता है, इसीलिए फ्यूचर कम्युनिकेशन का स्केल अप है। इंडिया ने क्या किया है, तो इंडिया ने इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई है, किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे बनाई हुई है? तो थेनी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। चाइना ने का ट्राइडेंट है, सेम न्यूट्रिनो की बात करता है। आइस क्यूब है, वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ओके, दैट्स इट। अगर समझ ना आया हो तो मुझे डेफिनेटली बताना, हम करवा देंगे। अगेन इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, दोनों की दोनों बात बोली हुई है। क्या है? सबसे पहले फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में, कि उसको हमें कुछ और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए थोड़ा सिस्टम में दिक्कत है। देखिए क्या है, पहले तो अभी क्या चल क्या रहा है, आप बाद में दिक्कत पता चलेगी। सबसे पहले क्या होता है फर्टिलाइज़र में, सब्सिडी में, कि कोई भी गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी अनाउंस की है तो सबसे पहले स्टेट के पास पहुंचेगी, और रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइज़र होता है कि भाई एक सीज़न में आपको इतना सब्सिडी दिया जा रहा है। ओके, फिर जो भी फर्टिलाइज़र दिया गया है वो स्टेट के पास पहुंचेगा ईच सीज़न। स्टेट के पास से स्टेट देगा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को और डीलर को, और उनको बोलेगा कि आपको भी बेचना कैसे है, तो आपको बेचना है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस यूज़ करके ही। पॉइंट ऑफ सेल मतलब जो हम मॉल शॉल में जाते हैं और जो स्वाइप कराते हैं, ऐसा छोटा सा मशीन होता है फ़ोन जैसा, और इधर कार्ड स्वाइप करने का होता है, ये उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। या और भी कोई हो सकता है, ये एक एग्जांपल दिया। किससे करना है, और फिर जितना आपने बेचा होगा वो हमें बताइएगा, क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र, उस उतना हम अमाउंट में आपको सब्सिडी दे देंगे, ठीक है। मतलब पहले सेंटर से स्टेट के पास गया, स्टेट से डीलर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास गया, और उधर से ये फार्मर के पास गया, ठीक है। और ये जो बेचेंगे वो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस यूज़ करके बेचेंगे। देखो इसमें अभी इशू नहीं दिख रहा है हमें, पर है क्या है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है लैंड रिकॉर्ड के साथ, कि कौन सा फार्मर कितनी ले गया, ये हमेशा इंक्लूड होता ही नहीं है। दूसरा, कोई भी परचेज कर सकता है आधार कोई यूज़ करते, इसलिए इसका मिसयूज़ भी हो जाता है। अभी आधार किसी का भी अगर मैं यूज़ कर लूँ, जैसे समझ लीजिए बाई मुझे करना है, मैं लेके गया मेरे भाई का आधार कार्ड और मैंने बाई कर लिया, तो डेफिनेटली चांस है ना इसमें फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी आ रही है उसको मैं मिसयूज़ करूँगा। साथ ही साथ कोई लिमिट ही नहीं है, कोई बंदा कितना भी ले जाए, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, अगर कोई बंदा कितना भी ले जाएगा तो ओवर यूज़ होगा, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ होगा, कि मैं कहीं पे बेच रहा हूँ, मैंने तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी में ख़रीद लिया और जो मैं बेच रहा हूँ वो फुल पैसे लेके बेच रहा हूँ, और इसी की वजह से ओवर यूज़ भी हो सकता है, और ओवर यूज़ होता है इसीलिए हमारी सॉइल बिगड़ती है, सॉइल क्वालिटी डिटोरिएट होती है। पूरा का पूरा एक लिंकेज है।
देखो कितना ओवर यूज़ होता है, हमारी मात्रा हमने बोली गई कि कितना रखना चाहिए। तो भाई हमारा पहले था 4:3:2:1, मतलब एक पैकेज में आपको 4 नाइट्रोजन रखना है, 3 आपको रखना है फॉस्फोरस और 2 रखना है पोटेशियम NPK। पर हो कितना रहा है भाई, नाइट्रोजन 7 है, ये 2 है, ये 8 है, पोटेशियम 8 है, 2 फॉस्फोरस है। तो कितना इम्बैलेंस है, जिसको कम रखना था 2, उसको हमने सबसे ज़्यादा 8 दे दिया। तो ये बहुत, इससे सॉल्व ख़राब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो ये दिक्कत है। रिकमेंडेशन क्या बोला है, तो सबसे पहले हम एग्रीस्टेक का यूज़ करेंगे। एग्रीस्टेक क्या है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड होगा और ऑनलाइन हो, मतलब डिजिटली होगा। ओके, कि किसकी कितनी ऑनरशिप है, तो किसको कितना देना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा बिगड़े नहीं, सॉरी। फिर साथ ही साथ ई-रूपी को प्रमोट करना है वन टाइम पेमेंट के लिए। देखो जितना डिजिटल होगा ना, उतना करप्शन के चांसेस कम होंगे। चलो बेसिक था। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में हमें बात बताइए कि क्या क्या गलत हो रहा है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर एग्रीकल्चर में क्या क्या नुकसान हो रहा है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हर जगह चल जाएगा। सर फिर सॉइल की भी बात आए तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, पाओगे। आखिरी बड़ी न्यूज़ है अगेन इकोनॉमिक सर्वे। देखो इकोनॉमिक सर्वे की बात है, आप ऐसी सब बातों को याद रखो। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप ये लिख दोगे ना कि भाई एज पर इकोनॉमिक सर्वे 23-24 हमारे सॉइल की जो बैलेंस है वो एकदम बिगड़ा हुआ है, उधर ये एग्जांपल लिख दो, आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसे ही लिख रहे हो कि भाई लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है, साथ ही साथ लिख दो बस काउंट्स में एज पर इकोनॉमिक सर्वे 23-24, मार्क्स बढ़ गए आपके बस एक शब्द से। आगे इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है कि जो अभी के लिए हम क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं ना, वो फ्लॉड है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। कैसे? जैसे कि हमें जो फंडिंग मिल रही है वो इनएडिक्वेट है, हमें और ज़्यादा चाहिए। जैसे कि हमें बोला गया है कि आपको हर साल 10 बिलियन हम देंगे, जबकि हमें ज़रूरत है 6 ट्रिलियन की, डेवलपिंग कंट्रीज सारी को। तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 2030 तक। फिर पर कैपिटा एमिशन को आप इग्नोर कर रहे हो। मतलब जैसे एक इंसान कितना साल में कमाता है उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, वैसे ही एक इंसान कितना साल में कार्बन इमिट करता है उसको हम पर कैपिटा एमिशन बोलते हैं, कि कितना कार्बन इमिट किया पर पर्सन ने। देखो हम ओवरऑल हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड इमिटर, ठीक है, कि पूरे दुनिया में हम थर्ड पे आते हैं सबसे ज़्यादा एमिशन में। पर हमारा अगर पर कैपिटा देखा जाए कि एक इंसान कितना करता है, तो हमारा बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, कि आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे किसी और के साथ इतना इजीली। और ऊपर से हमारा न्यू है, जो डेवलप्ड कंट्री है वो सालों से करती आ रही है, ठीक है। हमारा टोटल आप कंट्रीब्यूशन देखो 1850 से लेकर 2019 तक, तो सिर्फ 4% है ग्लोबल एमिशन का। और जबकि यूएस का, चाइना का देखो आपको 20-30% के से भी शायद ज़्यादा मिलता है, मुझे प्रॉपर नंबर नहीं याद है। तो इट्स ह्यूज। साथ ही साथ ओवर एस्टिमेट प्रोबेबिलिटीज़ है। हम जैसे न्यूक्लियर एनर्जी क्लीनेस्ट है, बट हम क्या बोलते हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी से दूर रहो, हो सकता है डिज़ास्टर हो जाए। अरे भाई क्यों होगा डिज़ास्टर? तो ये ओवर एस्टिमेट हम कर देते हैं। जैसे चेरनोबिल डिज़ास्टर हो चुका है, फुकुशिमा हो चुका है, तो हम डरते हैं कि भाई हर जगह हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आखिरी कि हाई एनर्जी डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज़ है। रिच कंट्रीज़ जो भी है, यूरोप, यूएस, चाइना, वो इतनी एनर्जी डिमांड कर रही है अपनी नए इनोवेशंस के लिए। जैसे कि अभी एआई हम यूज़ कर रहे हैं, तो एआई के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, एआई डेवलप करने के लिए भी, फिर साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी में भी। और ये इनको अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये एनर्जी भी उतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी तो डेफिनेटली इमिशन भी उतना ही ज़्यादा यूज़ होगा, सॉरी इमिशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए इंडिया बोल रहा है कि जो ग्लोबल अप्रोच है वो फ्लॉड है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इधर ही इसका यूज़ नहीं करोगे, क्लाइमेट से रिलेटेड बात आएगी उधर भी आप यूज़ करोगे, उधर लिखोगे एज पर इकोनॉमिक सर्वे कि ये हमारी दिक्कत है क्लाइमेट को लेके। तो भाई इंडिया क्या कर रहा है? अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो हम कुछ अच्छा भी कर रहे होने चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? तो हमने सबसे पहले कार्बन सिंक क्रिएट किए हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो 1.97 बिलियन, मतलब अराउंड 2 बिलियन कार्बन सिंक
हमने बनाया है 2005 से 2019 में। फिर इंडिया ने एडिशनल कार्बन सिंक बनाया है 2.5 to 3 बिलियन टन 2030 तक। हमने ये टारगेट रखा है कि हम ट्री और फॉरेस्ट कवर इतना बनाएंगे, इतना कार्बन सिंक हो जाएगा। कार्बन सिंक मतलब क्या भाई विजय, सॉरी मैं बताना भूल गया कि जितना भी कार्बन है हमारे एनवायरनमेंट में उसको हम सिंक कर लेंगे, उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे, ये है कार्बन सिंक, दैट्स इट। ठीक है, जैसे हमारी पानी की सिंक पानी ऑब्जर्व कर लेती है, वैसे हम कार्बन ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर हमने टारगेट को और अच्छा कर दिया है कि हमारी जितनी भी जीडीपी है उसका 45% हमारी जो उसकी इमिशन इंटेंसिटी है उसको कम करेंगे। ठीक है, जीडीपी का मतलब कि समझ लीजिए एग्जांपल, हाँ, अगर हम 100 जीडीपी, हमारी 100 रुपीज़ जीडीपी हमें बनानी हो, ये बनाने में हमारा समझ लीजिए 2 कार्बन इमिशन हो रहा था, 2 यूनिट कार्बन। ठीक है, हमने ये टारगेट रखा है कि इसको हम 45% कम करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। कि अभी कितना होगा, तो अभी हम अगर 100 यूनिट बनाएंगे तो अभी के लिए हम 1.10 यूनिट कार्बन ही इमिट करेंगे। ठीक है, ये है 45% कि हम इंटेंसिटी 45% कम कर देंगे इमिशन की। ओके, ये इसका एग्जांपल इजी कर दें हम थोड़ा सा, सॉरी, 2 को हटा के हम कर दो 1 यूनिट, कि हम पहले 1 यूनिट कार्बन इमिट करते थे 100 के सामने, तो अभी हम 0.55 यूनिट इमिट करेंगे। तो ग्रेट है ना, हमारा ऑलमोस्ट आधा हो रहा है कार्बन इमिशन पर जीडीपी के इंक्रीज में। ग्रेट। मिशन लाइफ फिर हम लेके आए। मिशन लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये मोदी जी अपना प्रमोट कर रहे हैं इसे, और हमें भी ये करना ही चाहिए कि ऐसी लाइफस्टाइल हो जो एनवायरनमेंट के साथ कोऑपरेशन में चले, ना कि उसको बिगाड़ के। साथ ही साथ सजेशन क्या है भाई, हमें बैलेंस करना चाहिए डेवलपमेंटल गोल्स को और क्लाइमेट एक्शंस को भी। हमें सॉवरेन चॉइसेस लेनी चाहिए इकोनॉमिक नीड्स के साथ अकोमोडेट हो सके वैसी क्लाइमेट चेंज के लिए। ओके, अब इसको समझ रहे हो। ठीक है, इंडिया की आप प्रोग्रेस भी जानते हो और ग्लोबली क्या गलत हो रहा है वो भी जानते हो। आप इसको क्लाइमेट में डेफिनेटली यूज़ करो, क्लाइमेट में नहीं कहीं पे भी आपको आता है आप यूज़ करो। चलिए 32 मिनट्स हो गई है और थोड़ा हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फिर है ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखो, क्लाइमेट की बात की है तो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड हमने एक फ़ंड बनाए हुए है, ग्लोबली फ़ंड बनाया है। ये लार्जेस्ट डेडिकेटेड फंड है क्लाइमेट के लिए। इसको कौन ओवरसी करता है, तो UNFCCC करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये किसके अंदर बना था, तो कैनकून एग्रीमेंट बना था हमारा 2010 में, उसके अंदर हमने ये ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया है। एनवायरनमेंट में ये पढ़ने में आता है तो ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, कैनकून एग्रीमेंट हुआ हमारा, उसमें हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाइमेट फंड है। दैट्स इट। न्यूज़ क्या है हमारी, तो इसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट अप्रूव कर लिया है, फाइनेंसिंग मिटिगेशन एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट। इसका मेन मकसद, ये सिडबी ने बनाया है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन एक्सटेंड वही हो, काम यही होगा कि लोन एक्सटेंड करेगा MSME को जो कि रेन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई होगी। ठीक है, या फिर एनर्जी स्टोरेज करे, ई मोबिलिटी करे, ऐसा कुछ, कि इन शॉर्ट क्लाइमेट के लिए जो अच्छी टेक्नोलॉजी है वैसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रॉप्स है कार्बन का। कार्बन का एलोट्रॉप्स मतलब क्या, कोई भी एक चीज़ की सिर्फ आप प्रॉपर्टीज़ बदल दो तो वो उसका एलोट्रॉप्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कार्बन का है तो कार्बन का ही, कार्बन है उसको आप एकदम टाइटली बाइंड कर दो तो वो हो जाएगा डायमंड। ठीक है, थोड़ा सा उसको आप लूजली बाइंड कर दो कि भाई ये एकदम सटीक जुड़ा हुआ था, इसके पॉइंट ये ऐसे 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 टाइट थे, अब ये लूज़ हो गए हैं पॉइंट, जो भी इसका स्ट्रक्चर है लूज़, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं कि कोई भी एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ आप थोड़ी सी चेंज कर रही हो, उसका बाइंडिंग्स चेंज कर रहे हो तो वो पूरी चीज़ ही बदल जा रही है, तो वो है वो एलोट्रॉप्स। जैसे ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स है कार्बन का। कार्बन के दूसरे कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, तो एक डायमंड होता है, एक फ्लोरेंस होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो ग्रेफाइट हमें 3 फॉर्म में मिलता है, एक अमॉर्फस, फ्लेक और क्रिस्टलाइन वेन ग्रेफाइट। अमॉर्फस मतलब क्या होता है, जो एकदम
लूजली बाइंड है, एकदम लूजली है, ऐसे है समझ लो, येलो फ्रॉस्ट होगा। फिर फ्लेक्स, फ्लेक्स आपको पता है, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन वेन ग्रेफाइट क्या होगा कि कोई पत्थर है, ये बड़ा सा पत्थर मान लो, इसके अंदर छोटी छोटी वेन्स हो गई है, दरारें हो गई है, दरारें। अब इसके अंदर जो ग्रेफाइट डेवलप्ड हुआ है वो क्रिस्टलाइन वेन ग्रेफाइट होगा। ओके, फ्लेक, फ्लेक बता देता हूँ, छोड़ो। फ्लेक क्या होता है, ऐसे सब शेप में हो, मतलब टूटे फूटे फ्लेक्स हों जिसके, ठीक है, परतें हों, वो फ्लेक्स है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो ग्रेफाइट होता है नॉन मेटल, बट इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन का पार्ट है, तो ये ज़रूर नॉन मेटालिक है, बट इसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी ज़रूर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है इसके अंदर। ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होता है, इसके अंदर हाई स्ट्रेंथ होती है, स्टिफनेस होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, कोरोजन मतलब इसको जल्दी से रस्ट नहीं लग सकता, ये जल्दी से बिगड़ नहीं सकता है। फिर हाई नेचुरल लुब्रिकेंट होता है, हाईएस्ट ऑफ ऑल रीइंफोर्सिंग एजेंट। ओके, ये लुब्रिसिटी, लुब्रिकेंट के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है इन 2023, यस। साथ ही साथ एनोड मटेरियल लिथियम आयन बैटरी में ये काम आता है, पेंसिल्स में काम आता है, और सोर्सेस ऑफ ग्रेफाइट और भी सारी ग्रेफाइन उसमें भी ये बनता है। ओके, ग्रेफाइट के बारे में आप पूरा अभी अच्छे से जानते हो, कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है यू नो इट। चलिए, आ क्या सकता है, एक तो ये मेटालिक है कि नहीं है, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, फिर ये ग्रेफाइट है, उसका मेन किधर से बनता है, तो कार्बन से। ओके, न्यूज़ क्या थी, तो मध्य प्रदेश में कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसको लाइसेंस मिल गया था। चलिए, वीपो, देखो, कोई भी हम नई चीज़ का इनोवेशन करता है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, कॉपीराइट बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी होती है वो, कि अगर हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई है तो। अब यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को जो वर्ल्ड लेवल पे मैनेज करता है वो संस्था है वीपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कंजर्व करता है। तो इसका काम, इसके बारे में सबसे पहले वीपो के बारे में जान ले, तो यूएन की एजेंसी है, ये इंकरेज करता है क्रिएटिव एक्टिविटी को और इसको सेफगार्ड करता है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ओके, आगे न्यूज़ में क्या था, तो अटल इनोवेशन मिशन और वीपो ने साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम बनाया है ग्लोबल साउथ के रिलेटेड, जिसमें ये जॉइंट इनोवेशन को बिल्ड करेंगे, जॉइंट इनोवेशन प्रोग्राम बनाया है ग्लोबल साउथ के लिए, जिसमें ये मेन फोकस यही होगा कि इनोवेशन को हम और अच्छा करें, दैट्स इट। अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम की बात करें तो ये नीति आयोग लेके आई थी, ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें खास था नहीं, आप ऐसे ही जान जाओगे धीरे धीरे करंट पढ़ के ये ऐसी सब बॉडीज़ को। आगे है क्लेरियन क्लिपर्टन जोन। ये देखिए, इधर ये देखिए पहले, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ये हमारा इंडिया, ये पूरा एशिया पड़ेगा, एशिया, चाइना, ये यूरेशिया का हिस्सा इधर पूरा का पूरा, इधर रशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे पड़ेगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे पड़ेगा हमारा साउथ अमेरिका। ये है बीच में जो है वो है पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन के भी एकदम जो सेंट्रल में जोन है जहाँ पे हवाईयन आइलैंड्स आते हैं, एकदम सेंट्रल में, इस ओशन के जोन को हम बोलते हैं क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, ठीक है, पैसिफिक ओशन का भी एकदम सेंटर का जोन। चलिए, उसमें क्या बात हुई है वो भी जानते हैं। तो भाई इंडिया को लाइसेंस मिल गया है इस जोन में सी बेड अथॉरिटी के द्वारा माइनिंग करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, सॉरी माइनिंग नहीं, एक्सप्लोर करने के लिए डीप सी मिनरल्स को। ओके, इसमें हम क्या माइन करेंगे भाई, सॉरी माइनिंग, एक्सप्लोर क्या भाई करेंगे, तो हमारा मेन नेम रहेगा कि इस एरियाज में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बहुत अच्छे हैं तो हम इसको एक्सप्लोर करें। ओके, सॉरी, पॉलीमेटालिक नोड्यूल क्या होता है, सबसे पहले तो वही देखो, वर्ड को ब्रेक डाउन करो। पॉली, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, पॉलीगैमी होती है ना, 2-4 शादी कर लेना, वैसे ही पॉली तो ज़्यादा। मेटालिक मतलब मेटल, ठीक है, नोड्यूल्स मतलब क्या, तो जुड़े हुए। तो कोई एक एरिया में ऐसा समझ लीजिए, ये एरिया में समझ लीजिए कि हमें
कॉपर यहाँ पे मिल गया, उसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे आयरन है, उसके साथ जुड़ा हुआ यहाँ पे जिंक है, उसके साथ जुड़ा हुआ यहाँ पे मैंगनीज है। तो इस पूरे के पूरे जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे पॉलीमेटालिक नोड्यूल, कि मेटल्स का एक ग्रुप, पॉलीमेटालिक नोड्यूल। अभी इसी को आप ब्रेक डाउन करोगे, थोड़ा और अच्छा कर लोगे, तो इससे ये सही मिनरल मिलने वाला है कि आयरन मिल जाएगा, निकल मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, तो इसको बोलेंगे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो इसके चांसेस है कि इस एरिया में ये मिल जाए, और इंडिया को इसको एक्सप्लोर करने का लाइसेंस मिल चुका है बाई इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ओके, देखो ये मिल गया, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लाइसेंसेस होती है वो यही सीबेड अथॉरिटी देती है हर एक देश को, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो, माइनिंग नहीं करने देते ये। फिर है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बकवास न्यूज़ है, बस ऐसा बोला है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, टैलेंट मिल जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है, रिसोर्सेज मिल जाता है। तो बोला है कि भाई इंडिया भी एक ऐसा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनता जा रहा है। दैट्स इट, हटाओ, कोई खास न्यूज़ नहीं है। क्यूरियोसिटी रोवर, देखो नासा का है क्यूरियोसिटी रोवर, उन्होंने ये मार्स पे भेजा था, उधर ये अभी तक घूम रहा है। घूमते घूमते इन्होंने सल्फर फाइंड कर लिया है मार्स के ऊपर, ठीक है, मिशन मंगल, मार्स के ऊपर सल्फर फाइंड कर लिया है। ओके, सल्फर क्या होता है, तो जितने भी लाइफ के ज़रूरी इंग्रेडिएंट होते हैं लाइफ के लिए, वैसे टॉप 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है सल्फर। अगर अदर होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ओके, कहाँ से मिला है हमें ये, उसकी जगह कौन सी है, तो गैडीज वैलिस चैनल, यहाँ पे भी, यहाँ के नियर जो है जहाँ पे ये माउंट शार्पा, यहाँ पे ही इसे उतारा था, और इसी जगह, ये मार्स की जगह है, गैडीज वैलिस चैनल और माउंट शार्प। ओके, बकवास। चलो, प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या है, तो अगर आप मॉल में जाओ या फिर दुकान पे भी आप दही की कोई कर्ड लेते हो, ठीक है, उसको आप घुमा के पीछे देखोगे, दही लेते हो घुमा के पीछे देखोगे, तो वहाँ पे लिखा मिलेगा आपको प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब यही होता है, इसके अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छे हो, वो इसके अंदर है, ठीक है, इट इज़ प्रोबायोटिक, ठीक है। जैसे हम इधर लिखा है, दे कैन बी फाउंड इन योगर्ट एंड फर्मेंटेड फूड्स, आपने देखा ही होगा, अमूल के हर एक पैकेट में ज़्यादातर मिल जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, तो ये हमारे भाई गट को अच्छा रखते हैं, हमारे स्टमक को अच्छा रखते हैं, ऐसा सब। और इसके अंदर बैक्टीरिया जो है, वो बैक्टीरिया के नाम क्या क्या है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर अकर हो ही जाता है, गट के अंदर ये काम करता है शुगर को ब्रेक डाउन करने का, हमने जो भी शुगर ली है उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा इजीली। सेम न्यूज़ में क्या था, तो साइंटिस्ट ने एक नया बैक्टीरिया फाइंड कर लिया है जो कि सेम काम करेगा और एक अल्टरनेटिव बनेगा फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रोबायोटिक अगर उसे कुछ ऐड करना हो तो। दैट्स इट, काम आपका बस यही है कि व्हाट इज़ प्रोबायोटिक। और क्या ये नेचुरली अकर होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो हाँ भाई डेफिनेटली होते हैं। क्या ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं, नहीं, हार्मफुल नहीं होते हैं, ये अच्छे होते हैं, इससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, डाइट अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे, ग्रीनियम, दो वर्ड को है, एक ग्रीन और एक प्रीमियम। अभी देखो लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी ये उम्मीद होती है ना कि ये इन्वेस्ट करेंगे उससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, ये उल्टा है। ग्रीनियम का मतलब है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ग्रीन है और इसके अंदर जो भी पैसा डाल रहे हैं उसको कुछ ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है, उसको रिटर्न ना भी मिले या फिर कम मिले तो उसे चलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रीन प्रीमियम ग्रीनियम, उल्टा टर्म है इसलिए ध्यान रखना। और क्यों चलेगा भाई, इसलिए चलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल है और दुनिया अच्छी हो रही है, तो जो इन्वेस्टर है वो भी अच्छा है, फिलंथ्रोपिस्ट है, कि मेरा भले ही पैसा चला जाए, दुनिया अच्छी हो रही है तो मुझे रिटर्न कम मिलेगा तो मुझे चलेगा, इवन ना भी मिले तो मुझे चलेगा। तो इसी को बोलते हैं ग्रीनियम, कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रीनियम, कि ग्रीन अच्छी हो, दुनिया अच्छी हो, मुझे प्रीमियम मिले या ना मिले। ओके, अगर यूपीएससी ये टर्म पूछती है तो आपको ये आना ही चाहिए, ऑलरेडी यूपीएससी हर साल एक आध दो टर्म पूछती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। आखिरी न्यूज़ है हमारी, लोकेशन लाइबेरिया। लाइबेरिया कहाँ पे पड़ता है, ये अफ्रीका है समझ लीजिए, यहाँ पे पड़ता है हमारा लाइबेरिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था,
तो रिसेंटली फ्लैश फ्लड के चलते लाइबेरिया ने प्रपोज किया है कि वो अपनी कैपिटल सिटी को रीलोकेट कर लें। दैट्स इट। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी रीलोकेट किया अपनी कैपिटल, जो जकार्ता थी उनकी पहले कैपिटल, वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी कैपिटल नूर सुल्तान। ठीक है, तो ये कैपिटल शिफ्ट होना ये एक क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। आप अगर क्लाइमेट चेंज का कोई भी क्वेश्चन आता है इधर ये लिखोगे कि कैसे बड़े बड़े देशों को भी अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करनी पड़ जा रही है क्योंकि सी लेवल राइज होता है, फ्लड्स आता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आई एम हियर टू हेल्प। सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।